हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। आज मैं फिर आपके लिए लेके आ गई हूँ। तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं थी, मैंने आपको स्टोरी डाली होगी एंड आई होप आप लोगों ने चेक की होगी, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। हमने लास्ट किया था पार्शियल आयनिक करेक्टर, है ना। पार्शियल आयनिक करेक्टर कैसे आएगा, फॉर्मूला किया था पॉलिंग स्केल, उसका एक मैंने आपको कहा था न्यूमेरिकल अगर आएगा बताया था। सो उससे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है, देखिए अब आपका एक पोलर मॉलिक्यूल है, सपोज कीजिए HCl, पोलर है ना मॉलिक्यूल। ये क्लोरीन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन नेचर, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शेयर, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींचेगा, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये है आपका पोलर मॉलिक्यूल जिसमें कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। अब अगर मैं कहूँ डाइपोल मूवमेंट, जिस मॉलिक्यूल में, डाइपोल का मतलब दो पोल, जिस मॉलिक्यूल में चार्जेस सेपरेट आउट हो जाते हैं, दो पोल क्रिएट हो जाता है, उसे हम कहते हैं कि उस मॉलिक्यूल, दैट मॉलिक्यूल पोजेस अ, या आप ये कह सकते हो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम रखेंगे तो उसकी एक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आती है। तो अगर बिल्कुल हम सिंपलेस्ट रिलेशन के तौर पे देखना चाहें तो उसका रिलेशन होता है ये है आपका डाइपोल मोमेंट। आप इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हो, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, Q है आपका चार्ज, चार्ज कौन सा, चार्ज भी नहीं कहना चाहिए, मैग्नीट्यूड कहना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, जो भी है दोनों। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है क्योंकि हमारा मॉलिक्यूल यूजुअली हम न्यूट्रल लेके चलते हैं। बट एनीवेज, जो भी आपका चार्ज होगा यहाँ पे उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी। D है आपका डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ऑब्वियसली डिस्टेंस हम जब बात करें तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई को लेके, जो कैटायन या एनायन होगा उसके सेंटर से। सो ये तो आपकी हो गई इसकी, आप कह सकते हो फॉर्मूला की रिप्रेजेंटेशन। अगर हमें डेफिनेशन देनी है डाइपोल मोमेंट की तो हम क्या कहेंगे, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ से आप देखो, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज फ्रॉम देयर सेंटर्स। ठीक है, कि आप उनको सेंटर से कैलकुलेट करना चाह रहे हो। ठीक, तो ये आपकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन हो गई। और वो आपका जो मॉलिक्यूल होगा, एग्जांपल आप देखो, सपोज करो HCl, जो मॉलिक्यूल होगा उसका आप उसके लिए कह सकते हो मॉलिक्यूल पोजेसेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, अब बात आती है यूनिट की। यूनिट इसकी अगर देखिए हम यहाँ पे यूनिट, चलो मैं आपको बता देती हूँ। चार्ज के लिए ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना। जो चार्ज है आपका, दैट इज उसका मैग्नीट्यूड, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अच्छा, और डिस्टेंस आपका 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम है ये एक तरह से। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या वैल्यू आई, 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। ठीक, ये इसके इक्वल है 1D। अब ये D क्या है, डिबाई। यही यूनिट आप यूजुअली यूज करते हो टू रिप्रेजेंट डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, म्यू की यूनिट आपकी डिबाई, DEBY डिबाई है, इसके बराबर है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। अब अगर आपको इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, ESU को कूलम्स में कन्वर्ट कर लेंगे, बट यूजुअली ये ऐसे ही यूज होता है। सो डाइपोल मूवमेंट एंड उसकी डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई। अब बात आती है कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे डाइपोल मोमेंट। या बहुत जगह आपके, अगर आप मॉलिक्यूल देखते हो, उनके स्ट्रक्चर को देख के, बॉन्ड्स की डायरेक्शन को देख के हमें डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे। और उसमें भी कई केसेस हैं कि बहुत बार मॉलिक्यूल ऐसा होता है सिमेट्रिकल है, समझ में आता है डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक चीज़ और मिस हो गई, डाइपोल मोमेंट में आपका ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आपने की होगी। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसकी खाली मैग्नीट्यूड की वैल्यू है। वेक्टर में जो आप, जिसमें आप डायरेक्शन भी मेंशन करते हो, जैसे यहाँ इसको मुझे मेंशन करना होगा तो ये इस तरह से होगा। क्या मतलब हुआ है इसका, जो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन उसकी तरफ होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ ज़्यादा है। तो जिस साइड पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ आपका हेड होगा एरो का, ये एरो ये ना हेड होगा, है, और आपका जो एंड है वो वहाँ होगा जहाँ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये तो बात हो गई वेक्टर क्वांटिटी की, उसके मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की। अब मैं ये कहना चाह रही थी, जो हम बात कर रहे थे कि बहुत बार आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो वहाँ हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसिल आउट हो गया। बहुत बार ऐसा होता है मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है, तो इतनी वेरिएशंस हैं
तो वो हमें ओवरऑल सारी डिस्कस करनी है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, कई एग्जांपल लेंगे। सपोज मैं अब एक एग्जांपल लेती हूँ, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सिंपल एग्जांपल, ये है ना इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही इस साइड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन के ऊपर 2 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और एरोज क्या आएंगे इस तरह से। तो कहने का मतलब है, आपने इस साइड भी मेंशन किया, इस साइड भी, वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मूवमेंट, तो डाइपोल मूवमेंट एक्चुअली उस बॉन्ड का होता है, पोलर मॉलिक्यूल में वो जो पोलर बॉन्ड है उसका डाइपोल मूवमेंट है, तो इस साइड वाला इस साइड को कैंसिल आउट कर दे रहा है, सो इसका नेट डाइपोल मूवमेंट आ गया 0। ऐसा ही एग्जांपल एक और लें, CH2, यहां पे भी सेम वही होगा, BeF2, BeF2 में भी फ्लोरीन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वो एग्जाम्पल हैं जो XeF2 होगा वहां भी ऐसे ही होगा, तो BeF2, CO2, CH2, ये आपके सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हुए, है ना, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स जिनमें कि आपका एक्चुअल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना। हम क्या कहते हैं कि पोलर आपका बॉन्ड है या पोलर मॉलिक्यूल है, कब है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, तो वहां पे डाइपोल मोमेंट भी आनी चाहिए। ऐसा हमेशा नहीं होता, क्यों, यूजुअली ना इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कंसेप्चुअल, या आपका MCQs भी है, असर्शन रीजन है, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस शफल करके दिए होते हैं या इसी कॉन्सेप्ट को लेके दिए होते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो नो डाउट वो जो एक पर्टिकुलर बॉन्ड होगा उस बॉन्ड में आपका पोलैरिटी नेचर या पोलर नेचर आएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा आपका वो, है ना। लेकिन ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जब हमें पूरे मॉलिक्यूल में चेक करना है तो हमें सारे बॉन्ड्स को लेके चलना है, और अगर कोई एक बॉन्ड उसका डाइपोल मोमेंट दूसरे डाइपोल मोमेंट को कैंसिल आउट कर रहा है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम क्या कहेंगे कि उस केस में नेट डाइपोल मोमेंट 0 है, ठीक है। इसको मैं रब करती हूँ, उसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो सिमेट्रिकल हैं लेकिन उनका डाइपोल मोमेंट 0 है, ठीक है। एंड कुछ और एग्जाम्पल्स भी हम लेंगे जहां पे डाइपोल मोमेंट की कुछ वैल्यूज आएगी। डाइपोल मोमेंट में अब देखिए, जैसे हमने अभी कुछ एग्जाम्पल किए ना, CO2 एंड CH2, और एक चीज़ और रह गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को लेके। सपोज कीजिए मैं आपके पास 4 मॉलिक्यूल देती हूँ, HF, HCl, HBr, HI, और अगर मैं ये कहूँ, पूछूं आपसे कि इसमें डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये कैसा मॉलिक्यूल है, अच्छा 2 ही एटम है ना, ये है आपका केस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का, ठीक है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में खाली 2 ही आपके एटम्स हैं, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सपोज यहाँ पे ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम है, तो आपका जो बॉन्ड है वहाँ पे डाइपोल मूवमेंट का जो होने का क्राइटेरिया है वो सिर्फ वही डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड को लेके है, कैंसिल आउट होने वाला कोई केस नहीं है ना। तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल में जैसे ये सारे डायटॉमिक में ही आते हैं। अब अगर मुझे इसका ट्रेंड डिसाइड करना होगा किसका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, डाइपोल कब ज़्यादा होगा, दोनों में से जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, है ना, तो नेचुरली डाइपोल मूवमेंट भी ज़्यादा होगा। क्या कहेंगे हम, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, greater the electronegativity difference, greater is the dipole moment. क्लियर। सो अब आप बताइए कि इसमें क्या ट्रेंड होना चाहिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से हमें पता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, एंड बाकी तो दूसरा आपका एटम सेम ही है, हाइड्रोजन। सो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, सो इसका डाइपोल मोमेंट, इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। सो हम डिस्कस करने वाले थे कि ओवरऑल नेट डाइपोल मोमेंट कैसा आता है, कैसा नहीं, है ना। एक केस है आपका डायटॉमिक मॉलिक्यूल का केस जो मैंने अभी डिस्कस किया, दूसरा है आपका पॉलीएटॉमिक, ठीक है। पॉलीएटॉमिक में भी हमने क्या किया, CO2, CH2। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट आपका हमेशा क्या होगा, रिजल्टेंट वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू कह लो या रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल बॉन्ड्स, ठीक है, ऑफ ऑल द इंडिविजुअल बॉन्ड्स। ऑब्वियसली आपके कई सारे बॉन्ड्स हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा बॉन्ड किस डायरेक्शन में है। अच्छा, डायरेक्शन के साथ साथ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, किसकी कम, है ना, कहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, पार्शियल नेगेटिव, पॉजिटिव, कई सारी चीज़ें, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ज्योमेट्री कैसी है, उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक। तो
पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के ही केस में हमने CO2 किया, CS2 किया। CO2 CS2 में दोनों में ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था। रिजल्टेंट आपने जब चेक किया तो वहां डायरेक्शन के कारण आपका एग्जैक्टली अपोजिट था, इसलिए कैंसिल आउट होकर नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ गया। अब मैं कुछ और मॉलिक्यूल लिखती हूँ। सपोज कीजिए, देखिए BF3 में वेट अ मिनट, ये है ना आपका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है इसका, ये भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ही है। कहाँ कहाँ आपका इसका डायरेक्शन अगर होगी, एक इधर, ये इधर। इसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करती हूँ तब ज़्यादा बेटर दिखेगा आपको। ये इस साइड एंड इस साइड, ये मैंने नॉर्मली क्या ड्रॉ किया है कि डायरेक्शन क्या होगी हमारे डाइपोल मोमेंट की, क्योंकि यहाँ इन पे सब पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पे आपका 3 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यही होगा। लेकिन ये जो दो बॉन्ड्स हैं इनका अगर रिजल्टेंट आप ड्रॉ करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी दिस। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं एग्जैक्टली अपोजिट है, इसलिए इसका ओवरऑल नेट डाइपोल मोमेंट 0। ठीक, अब अगर मैं कहूँ मीथेन है, CCl4 है, CH4, CCl4, ठीक है। CCl4 में भी 3 Cl नीचे 1 Cl ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेम, यहाँ पे भी वही केस होगा कि आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में भी नेट डाइपोल मोमेंट ओवरऑल 0 आएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं उनकी डायरेक्शन के कारण। ठीक, लेकिन अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी आएंगे जिनका नेट डाइपोल मोमेंट होता है। अब अगर मैं बात करूँ वाटर का, वाटर ये स्ट्रक्चर है, इसके पास 2 लोन पेयर्स भी हैं। हमें पता है कि 2 पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके पास आएंगे, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये। तो इसकी नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ गई कितनी, अप्रॉक्स 1.8। ठीक, दूसरा एग्जांपल अगर सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ, एमोनिया में भी आपको पता है पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ये एक लोन पेयर। तीनों केसेस में आपका एक ही डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट आएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे भी नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट रिजल्टेंट इफेक्ट एडिटिव इफेक्ट होगा। तीनों जो आपके डाइपोल मोमेंट्स की वैल्यू हैं वो ऐड ऑन हो जाएंगी। मैंने कहा जैसे कि डाइपोल मोमेंट आपके उस एक पर्टिकुलर जो आपका पोलर बॉन्ड है उसके लिए है ना। तो अगर एक डायरेक्शन में सारे जा रहे हैं तो नेचुरली ऐड ऑन हो जाएगा, और अगर डायरेक्शंस अपोजिट हैं तो या तो कुछ वैल्यू कम आएगी, बट अगर एंटायरली अपोजिट हैं जैसे ये केस, वहाँ 0 आएगी। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हमने। जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू ली, यहाँ पे भी वैल्यू आएगी कुछ, यहाँ पे भी आपकी डाइपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, और BF3, CCl4, CH3, ये सारे एग्जांपल्स आपके ओवरऑल जहाँ पे हमने देखा नेट डाइपोल मोमेंट किसी में 0 आ रहा है, किसी में कुछ नेट इफेक्ट की वैल्यू आ रही है। इसी तरह से कंपैरेटिव क्वेश्चंस कई आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इनको पहले रब कर लेती हूँ, फिर हम इसी में फर्दर करेंगे। सपोज कीजिए, इसको मैं रब कर देती हूँ यहाँ। मैंने हाफ ही रब किया, उस साइड रब नहीं किया है। सो एक बार और क्लीन कर लेते हैं प्रॉपर। ओके, ठीक। अब अगर मैं एग्जांपल लूँ, मैंने आपको CCl4 एग्जांपल ले लिया। ये CCl4 का मैंने आपको ड्रॉ करके नहीं दिखाई थी ना फिगर, Cl। इनका तीनों का रिजल्टेंट सेंटर में ही आएगा, तभी ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। CH4 में भी आपने देखा था, है ना। तो इस वजह से CH4 में उल्टा हो जाएगा, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम। तो 3 बॉन्ड्स आपके H वाले इस तरह से थे और एक H ऐसे था, तो ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे। यहाँ पे भी रिजल्टेंट कैंसिल आउट ही हो रहा है, राइट। अब बात आती है, कंपैरिजन किया जाता है NH3 एंड NF3 में। कैसा कंपैरिजन कि आपको देखने में, देखो दोनों आपको एक जैसे लग रहे हैं। सेंट्रल एटम दोनों में क्या है, नाइट्रोजन, और दोनों के साथ 3-3 एटम्स जुड़े हुए हैं जिनके साइज ऑलमोस्ट छोटे ही हैं, बड़े नहीं हैं। ठीक है, बट और दोनों की शेप भी, ज्योमेट्री भी सेम ही है, यानी कि पिरामिडल। लेकिन दोनों के डाइपोल मोमेंट्स की वैल्यू सेम नहीं है, एक की ज़्यादा है, एक की कम है। क्यों? देखिए, वो हमारा डिसाइड होगा स्ट्रक्चर से। ध्यान से देखना,
मैंने यहाँ पहले अमोनिया ड्रॉ कर दिया लोन पेयर, ठीक है। अब मैं ड्रॉ करती हूँ NF3, ठीक। इन दोनों में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। तो इस लोन पेयर का भी तो आपका एक चीज़ और, लोन पेयर का भी आपका डायपोल मूवमेंट होता है, मतलब ये वो कुछ ना कुछ तो मूवमेंट एक्सर्ट कर ही रहा है ना। तो इसका डायपोल मूवमेंट अपसाइड, इनका सबका अपसाइड होगा, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। तो चारों आपको एरोज किस साइड दिख रहे हैं? एक ही डायरेक्शन में, अपसाइड, ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए? एडिटिव इफेक्ट चारों का, ठीक है। ऐड ऑन होके कुछ ज्यादा ही आएगा। यहाँ क्या सीन है? यहाँ नाइट्रोजन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। तो ये तीनों बॉन्ड्स जो हैं इनका तो नीचे की साइड डायरेक्शन होगी, इस लोन पेयर का अप साइड। तो आप देख सकते हो ये तीन एरोज एक साइड है, ये एक साइड है, लेकिन इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा नो डाउट कहीं ना कहीं सेंटर में होगा, इसके एग्जैक्टली अपोजिट, लेकिन उस डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कहीं ना कहीं ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द डाइपोल मोमेंट एक्सर्टेड बाय दिस लोन पेयर, ठीक है। तो जो लोन पेयर आपका डाइपोल मोमेंट दे रहा है और जो ये तीन मिला के दे रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम नहीं है, इसलिए कैंसल आउट होकर 0 नहीं आया, बट एटलीस्ट कुछ वैल्यू इसकी जरूर आई। इसकी सपोज करो 0 पॉइंट पता नहीं 4 समथिंग, कुछ 47 48 अप्रॉक्स, इसकी 1.8 समथिंग के आसपास आती है, ठीक है। तो आपको इसीलिए डाइपोल मोमेंट का डिफरेंस नजर आ रहा है कंपैरेटिव स्टडी के कारण। तो इस तरह के कई केसेस में डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करके पूछ लिया जाता है, या ट्रेंड जैसे मैंने आपसे किया था डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में, वो रिगार्डिंग ज्योमेट्री स्ट्रक्चर आपका पूरा हो गया, एंड कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किस डायरेक्शन में आपका बॉन्ड, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये सारा कुछ इन सब का मिला के ओवरऑल इफेक्ट होता है, जिसपे कि हम डिसाइड करते हैं कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कम आएगी, ज़्यादा आएगी, कैसी आएगी। तो अगर आपको एग्जाम में MCQ आए तो सबसे पहले मॉलिक्यूल देखो, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर सोचो, ज्योमेट्री सोचो क्या होगी, एंड स्ट्रक्चर ज्योमेट्री आप अब तक काफ़ी हद तक निकालना सीख गए हो, क्योंकि आप BSc PR थ्योरी कर चुके हो, राइट। एंड जो थोड़ा बहुत रह गया है वो इसी चैप्टर में अभी आगे हाइब्रिडाइजेशन आएगा, ठीक है, उस थ्योरी से आपको आइडिया लग जाएगा। तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर ओवरऑल किसी मॉलिक्यूल का निकालना आता है, और अगर स्ट्रक्चर आता है तो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट हम करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो एक दो एप्लीकेशंस तो हमने अभी जब क्वेश्चंस किए उसी में देख लिया है ना कि कैसे होंगे। सपोज कीजिए सबसे पहला है टू, आपको पता लगाने के लिए क्या, बॉन्ड की पोलैरिटी, तो हम क्या बोलेंगे, टू डिटरमिन द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। आपको डाइपोल मोमेंट अगर किसी का 0 नहीं है ना, तो ये तो पता लग रहा है कि वहां पे पोलैरिटी है, ठीक। बहुत जगह ऐसे भी केसेस हैं जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, वहाँ नेचुरली आपका डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है ना, तो वहाँ से आपको पता लग जाता है कि बॉन्ड में पोलैरिटी है या नहीं है। पोलैरिटी है का मतलब क्या है, ये बॉन्ड भी नहीं कहना चाहिए, टू डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल कहना चाहिए, कि वेदर आपका मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल में रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट को भी आप चेक करते हो ना, तो उसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि हाँ अगर आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, नहीं है, कैसा है, जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया है ना, शेप को ध्यान में रखते हुए और डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए ओवरऑल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उससे पता लगता है कि बॉन्ड में पोलैरिटी है या नहीं है, या मॉलिक्यूल आपका पोलर है या नहीं है, ठीक। तो एक एप्लीकेशन है डाइपोल मूवमेंट की हो गई। दूसरी है आपकी टू कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक करेक्टर। परसेंटेज आयनिक करेक्टर, ऑब्वियसली जब आप पोलैरिटी की बात कर रहे हो तो यानी आपको ये पता लग रहा है कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कितना सेपरेट आउट हो रहे हैं डाइपोल मूवमेंट से, यही पता लग रहा है ना। अगर सेपरेट आउट हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उससे हम आयनिक करेक्टर का आइडिया लगा सकते हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो इसका मतलब डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा है, एंड नेचुरली अगर डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो एक स्टेज के बाद, जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था ना कि आयनिक बॉन्ड एक एक्सट्रीम केस है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का, राइट। तो एक स्टेज के बाद वो बॉन्ड आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड में। तो हम एक तरह से आइडिया लगा पाते हैं यहाँ से, या पता लगा पाते हैं कि परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितना है, क्लियर। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट कर पाते हैं, टू डिटरमिन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये भी हमने अभी देखा कि आप BF3 मॉलिक्यूल था, ठीक है, उसका सिमेट्रिकल शेप है,
तो अलग अलग डायरेक्शन में उसकी डायपोल मोमेंट जा रही थी, रिजल्टेंट कैंसिल आउट कर रहा था, जीरो वैल्यू आ रही थी, नेट डायपोल मोमेंट आपकी जीरो थी, लेकिन हमें वहां से शेप का आइडिया लगा, है ना। तो यानी शेप को भी हम को रिलेट कर सकते हैं डायपोल मोमेंट के साथ, तभी हमें आइडिया लग पा रहा है। अगर सपोज कीजिए आपका कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जैसे CO2 है, आप नॉर्मली सोचो तो सोचो नहीं इसका तो डायपोल मोमेंट होना चाहिए, है ना। ऑक्सीजन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन कम है, तो इसमें दो बॉन्ड्स आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेपरेट आउट होने चाहिए, डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए, पार्शियल एक्टिव पॉजिटिव चार्ज सेपरेट होने चाहिए। लेकिन हमें अगर पता लग रहा है, ठीक है, इसी तरह से डायपोल मोमेंट की वैल्यू से कुछ आइडिया लग रहा है कि यहाँ तो जीरो वैल्यू है, इट मीन्स स्ट्रक्चर ऐसा है कि जहाँ पे आपके डायपोल मोमेंट की वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है। तो हमें शेप का पता लगा डायपोल मोमेंट की हेल्प से, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट तो एक तरह से हम ऑलरेडी अभी एग्जाम्पल्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है अगला पॉइंट, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। अब पहले ये जानते हैं कि ये है क्या सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। ये एक टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। जब आइसोमेरिज्म में भी टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में फर्दर टाइप है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। वो डिटेल में हम अभी नहीं जाते क्योंकि वो आपका जब अलग से चैप्टर आएगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वहाँ आता है वो, ठीक है। एंड उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक तरह से ज़्यादा आप कह सकते हो, बट स्टडी करते हैं। देखिए कैसे, सपोज कीजिए मैंने आपको एक मॉलिक्यूल ये ड्रॉ किया और एक मॉलिक्यूल में ये ड्रॉ कर रही हूं। ओवरऑल आप देख सकते हो इनका फॉर्मूला सेम आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, C2H2Cl2। तो आइसोमर अगर आप सिंपली समझो, आइसोमर क्या होता है, वो कंपाउंड्स जिनका आपस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन अलग अलग उसके आगे चीजें आ जाती हैं, स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में देखिए क्या होता है कि पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे H और Cl इसी कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे भी H और Cl इसी कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। ये वाले अगर मैं इसको 1 2 नंबरिंग दे दूं, इसमें और इसमें क्या फर्क है, जस्ट कि आपका पोजीशन चेंज, तो पोजीशन तो हम चेंज नहीं कहेंगे कि वो डायरेक्शन वाली बात आ गई कि यहाँ आप देख रहे हो दोनों H एक साइड है ना, यहाँ पे आपके अपोजिट हैं, तो इसे हम कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस और ये है ट्रांस कि रिलेटिव पोजीशन या स्पेस में अरेंजमेंट आपका एटम और ग्रुप का, जो कि आपके इस तरह के कार्बन से जुड़ा हुआ है। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में भी नहीं बता रही हूँ, जस्ट सिंपली बता रही हूँ सिस ट्रांस आइसोमर, अगर जस्ट समझने के लिए कि है क्या चीज़, ठीक। इस तरह का जब आपका कंपाउंड आया होगा तो आपके जो एटम्स और ग्रुप्स अटैच हैं वो अगर दो कार्बन अलग अलग है ना, आपने दोनों अलग अलग कार्बन के लिए चेक करना है, ठीक है। चेक कैसे करना है, मतलब इन दोनों कार्बन्स पे एटम्स तो सेम ही अटैच हैं, लेकिन अगर ये दोनों सेम साइड है या ये अपोजिट साइड है, ये चेक करना है। तो ये आपस में क्या हुए, सिस ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है। अब बात आती है इसको डायपोल मोमेंट से कोरिलेट करना। Cl आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल आउट हो जाएगी। सो इसकी वैल्यू डायपोल मोमेंट की नॉट इक्वल टू 0, यानी कुछ तो वैल्यू आएगी, एंड इसकी 0। तो यानी कि हम पता लगा पा रहे हैं कि सिस ट्रांस आइसोमर्स में से कौन सा आइसोमर है, ठीक है। इसी तरह का आपका एक और पॉइंट है, उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर, इसमें डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है। ऑर्थो, मेटा, पैरा आइसोमर को डिस्टिंग्विश करने के लिए कैसे, जैसे सपोज कीजिए मैंने 3 कंपाउंड्स में एक जैसे ड्रॉ करूंगी, 2 क्लोरीन लगा दिए मैंने यहाँ, अच्छा जी, यहाँ पे भी मैंने 2 क्लोरीन लगाए, एंड तीसरा केस है यहाँ पे भी मैंने 2 क्लोरीन लगाए। क्लोरीन आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसका डायपोल मोमेंट इस साइड और इस साइड, रिजल्टेंट एक सेंटर में कहीं आएगा, चलो कुछ तो डायपोल मोमेंट आएगा, इसका भी कुछ आपका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आएगा। इसके केस में बिल्कुल अपोजिट है, इसका डायपोल मोमेंट नहीं आएगा। तो यानी आपको ऑर्थो, मेटा, पैरा आइसोमर में डिस्टिंग्विश करना हो तो भी डायपोल मोमेंट की हेल्प से कर पाते हो। अब ये ऑर्थो, मेटा, पैरा क्या है, आई फॉरगॉट, मैं बता देना चाहती हूँ। जब आप एरोमेटिक कंपाउंड्स करते हो, पोजीशन है ये एक तरह से, एक फंक्शनल ग्रुप जहाँ आपका लगा है उसके जस्ट साथ वाली, मैं इसको एक बड़े से बेंजीन में ड्रॉ करके बताती हूँ। यहाँ आपका फंक्शनल ग्रुप लगा,
ये दोनों जो साइड वाली जस्ट साथ वाली पोजीशंस होती हैं दैट इज ऑर्थो, ORTHO, जिसको आप शॉर्ट में O से रिप्रेजेंट करते हो। उसके बाद ये वाली पोजीशन जहां ये लगा हुआ ये मेटा पोजीशन होती है, तो 2 मेटा पोजीशंस हो गई। मेटा ये किसके रिस्पेक्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में, ये आपने फिक्स कर लिया एक जहां फंक्शन ग्रुप लगा है। ये दोनों ऑर्थो पोजीशन, 2 मेटा पोजीशन, एक पैरा पोजीशन, जो एग्जैक्टली अपोजिट है दैट इज पैरा पोजीशन, बाकी 2 मेटा पोजीशंस हैं, 2 ऑर्थो पोजीशंस, ठीक। तो उसी के लिए शॉर्ट फॉर्म है OMP, ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर्स। ये तीनों आपस में आइसोमर्स हैं, आप देख सकते हो फॉर्मूला इनका सबका सेम है, कोई फर्क नहीं है, है ना। ये है कि एक्चुअली डाइक्लोरोबेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसको भी आप मतलब कि इस तरह के कंपाउंड्स में भी आप इस तरह से डाइपोल मोमेंट की हेल्प से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गए हमारे डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस। अब ऐसा करते हैं कि कुछ क्वेश्चन करते हैं डाइपोल मोमेंट का, जिससे कि हमें थोड़े और प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं जो डाइपोल मोमेंट पे बेस्ड हैं एंड यानी बॉन्ड को कंसीडर करते हैं, बॉन्ड पैरामीटर्स का भी ऑब्वियसली रोल आएगा ही। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका, अरेंज देम, ये आपको कुछ बॉन्ड्स दिए हुए हैं, कोई मॉलिक्यूल नहीं है, रैंडमली बॉन्ड्स दिए हैं। अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग आयनिक करेक्टर, ठीक है। तो यहाँ आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करो, बॉन्ड लेंथ की बात करो, बॉन्ड पैरामीटर्स को इंक्लूड करना चाहो वो, बट ओवरऑल मिक्स का क्वेश्चन है। तो देखते हैं, इंक्रीजिंग आयनिक करेक्टर, आयनिक करेक्टर कब ज्यादा होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन 2 एटम्स, जो भी आपको दिए हुए हैं, ग्रेटर विल बी द डाइपोल मोमेंट, या फिर हम कह सकते हैं ग्रेटर इज द आयनिक करेक्टर। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में आयनिक करेक्टर में इसको लगाना है। अब सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे आएगा, चारों में H है, लेकिन साथ में क्या है, फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ऑब्वियसली हमें पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। तो हम उसी ट्रेंड में इसको सेट करेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कम वैल्यू से ज्यादा बढ़ता जाए, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड यूजुअली बच्चों को एक्सप्रेस करना नहीं आता है, तो इस चीज को ध्यान से समझना कि इस साइन का क्या मतलब है, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो उसका क्या मतलब है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो ये चीजें आपकी बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती है एग्जाम में। CH, NH, OH, FH, क्लियर। फ्लोरीन आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस बॉन्ड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, एंड यस आयनिक करेक्टर भी उसमें सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ये घटता जा रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट डाइपोल मूवमेंट। ये मैंने शॉर्ट में क्वेश्चंस लिखे हैं। प्रिडिक्ट डाइपोल मूवमेंट ऑफ AX4 मॉलिक्यूल, जिसमें कि आपको मेंशन क्या किया गया है, विद स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट ऑफ X। यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया ऑफ X, मतलब X एटम आपका जो है वो स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट में अरेंज है, मॉलिक्यूल है आपका AX4। बताओ इसमें डाइपोल मूवमेंट क्या होगा। अब X आपका स्क्वायर प्लेनर में अरेंज है, इसका मतलब चारों X इस तरह से हैं, ठीक। तो AX4 जाहिर सी बात है, 2 डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर आपका होगा तो सपोज कीजिए X इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, 0। अगर इन केस A ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐसे सेंटर में इस तरह से इस केस में नहीं होगा, बट स्टिल अगर है तो एरोज के साइन अपोजिट हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना। वहां भी तो ये कैंसिल आउट ही कर रहा है एक दूसरे को, क्यों, क्योंकि आपके जो 4 बॉन्ड्स अरेंज हैं वो स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट में अरेंज हैं, इस तरह से कि वहां पे आपका डाइपोल मूवमेंट 0 ही आएगा। एक एग्जांपल जैसे PTCl4, 4 नेगेटिव की हम बात करें तो ये आपका स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट में ही अरेंज होता है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आपका 0 आएगा। तो फाइनल आंसर आपका 0। इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल का पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया रखना पड़ेगा। यूजुअली इसमें मैक्सिमम केस ऐसे ही होते हैं जहाँ सिमेट्रिकल है, कैंसिल आउट हो जाता है, दैट वे। ओके, फिर एक अगला क्वेश्चन है, 1 ब्यूटाइन और 1 ब्यूटीन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंक्लूड हो गई यहाँ, तो डाइपोल मूवमेंट हायर, शॉर्ट में लिखा हुआ मैंने, इन दोनों में से किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है। तो पहले हम लिखते हैं स्ट्रक्चर, उसके बाद हमें पता लगेगा किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। स्ट्रक्चर में 1 ब्यूटाइन, 4 मैंने कार्बन के बॉन्ड्स, ब्यूटाइन का ब्यूट में मीन्स 4 कार्बन, ब्यूटाइन यानी एक ट्रिपल बॉन्ड है, और 1 पोजीशन यानी फर्स्ट पे है, तो ये CCC, इसके साथ एक H आएगा, यहाँ पे आपका कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी हो गई है, यहाँ CH2, यहाँ CH3। यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने CH3 इस साइड क्यों लिखा है, बिकॉज एक्चुअल में जो लिखने का सही तरीका होता है वो यही होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि आप ये शो करो प्रॉपर कि बॉन्ड किसके बीच में है। हम नॉर्मली ऐसे शो कर देते हैं CH2 CH2,
सॉरी CH3 सपोज कीजिए, एल्केन ड्रॉ किया मैंने, लिखा, तो ये बॉन्ड तो यहाँ से क्लियर ही नहीं हो रहा है कि H और C के बीच में बॉन्ड है, जबकि एक्चुअल में बॉन्ड किसके बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, हाइड्रोजन उसके साथ अटैच है, तो इसलिए लिखने का प्रॉपर तरीका यही होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है 1 ब्यूटीन, 4 कार्बन यहाँ भी आएंगे लेकिन एक डबल बॉन्ड आएगा, CH2 यहाँ पे इसके साथ एक H, यहाँ CH2, यहाँ भी CH3, ठीक, ओके। यहाँ आप सोच रहे होंगे मैंने H ऐसे क्यों लिख दिया, अब जो सेंटर वाला आपका H है नेचुरली उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना ही पड़ता है, बट वैसे मैंने आपको ये जो कॉन्सेप्ट बताया था वो बहुत जगह आपका, जैसे सपोज करो एक एग्जांपल देती हूँ मैं, यहाँ बता ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। कई बार बच्चे जल्दबाजी में ना NO2 लगाना है ना, कई बार तो ऐसे लिखते हैं, कई बार क्या करते हैं ऐसे, तो ये लगा तो दिया आपने बट दिस इज नॉट करेक्ट। ये क्या यहाँ क्या लग रहा है कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, जबकि एक्चुअली बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रही थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो हमने लिखा है वैलेंसी पूरी हो गई, 1 ब्यूटीन एंड 1 ब्यूटाइन। अब कार्बन 4 हाइड्रोजन, ठीक है, सारी चीज़ें सेम है ना, हम यहाँ सिस्ट्रॉन्स पता लगा सकते हैं ना कुछ, क्योंकि आइसोमर्स तो है ही नहीं। तो यहाँ क्या केस अप्लाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड एंड सेकेंड बॉन्ड जो आपका डबल बॉन्ड है वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है। यहाँ है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यहाँ है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अगर आपको ध्यान हो, मैंने ऑलरेडी पहले बताया हुआ है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होता है इन कंपैरिजन टू sp2 एंड फर्दर sp3, है ना, फॉलोड बाय sp3। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग जब इसकी हाइब्रिडाइजेशन, इस sp हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वहाँ डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सिर्फ इतना ही देखना था हमें। अब यहाँ देखो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आ गया, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंक्लूड हो गई, डाइपोल मोमेंट भी आ गया। तो इसलिए तभी कहते हैं कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप किसी भी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक। सो इन दोनों में से डाइपोल मोमेंट ज़्यादा किसका हुआ, 1 ब्यूटाइन, ठीक। यहाँ हमारा डाइपोल मोमेंट का टॉपिक कवर होता है। अब हम आगे करते हैं कोवेलेंट नेचर या कोवेलेंट बॉन्ड को लेके, कि पार्शियल आप कह सकते हो कोवेलेंट नेचर पे हम बात करेंगे। जैसे अभी हमने आयनिक नेचर पे बात किया ना, ऐसे हमारा नेक्स्ट है कोवेलेंट नेचर पे या कोवेलेंट कैरेक्टर पे आपकी स्टडी है नेक्स्ट टॉपिक, एंड उससे रिगार्डिंग है कुछ रूल्स जिनका नाम है फेजान्स रूल्स या फजान भी बोलते हैं उनको, वो एक एक करके हम स्टडी करते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है। देखिए अभी हमने जस्ट पहले टॉपिक पढ़ा पार्शियल आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो यानी कि जो बॉन्ड आपका कंप्लीटली हम कहते हैं कि 100% आयनिक है, उसमें भी कुछ ना कुछ परसेंट कोवेलेंट नेचर हो सकता है, ठीक है। उसी पे बेस्ड है आपका ये पूरा टॉपिक, एंड उसके कुछ रूल्स हैं। ये स्टडी किया था एक साइंटिस्ट है फजान, इसको कई लोग फजान बोलते हैं, कई लोग फैजन बोलते हैं, वॉट एवर यू कैन से, बस आपको रूल पता होने चाहिए, नाम में कुछ नहीं रखा। सो ये रूल्स आपके 4-5 रूल्स हैं, उस पर डिसाइड होता है कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा कोवेलेंट इन नेचर है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो पहले इसके लिए कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली टर्म है पोलराइजेशन, ओके, देन पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। ये तीनों एक जैसी सी लग रही है सुनने में, है ना, है क्या चीज़ जानते हैं। एक कैटायन, कोई आपका आयनिक बॉन्ड है, उसमें कैटायन एनायन है। अब जब कैटायन एनायन एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कैटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब एनायन के पास आ रहा है तो वो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करे मतलब कि सिमेट्रिकल था तो उसकी शेप खराब करे, ठीक है। क्यों? क्योंकि चार्जेस हैं, चार्जेस का इन्फ्लुएंस कुछ ना कुछ होगा ही। तो आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज, यही चीज़ है ना, एनायन और कैटायन, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो सकता है, ठीक है। इस डिस्टॉर्शन को हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। when a cation approaches an anion, then electron cloud of anion gets distorted. This process is called as polarization, ठीक। मतलब वो एक्चुअल में न्यूट्रलाइजेशन हो रही है चार्जेस की, कि जो वो पूरे चार्ज आपके पूरी तरह से सेपरेट आउट हो रखे थे ना, वो एक तरह से थोड़े बहुत मिक्सिंग जैसे होने लग जाएगी। भी अलग अलग उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, लेकिन अगर पास आ रहे हैं उनमें फोर्सेस डेवलप हो रही हैं, डिस्टॉर्शन हो रही है उस शेप की इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, तो इसका मतलब यही है कि प्रॉपर तरीके से जो सेपरेट हो रखे थे वो नहीं है अब, उसे हम कहते हैं
पोलराइजेशन। पहला ये चीज क्लियर हो गया। अब ये चीज ध्यान रखो, जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी, ग्रेटर द पोलराइजेशन, आपके अकॉर्डिंग कैसा बॉन्ड होना चाहिए? कोवेलेंट बॉन्ड। ग्रेटर द पोलराइजेशन, मोर कोवेलेंट नेचर ऑफ द बॉन्ड या कोवेलेंट करेक्टर ऑफ द बॉन्ड। ठीक, अब बात आई कैटायन एनायन की, हमने बात की ना, तो जो कैटायन अप्रोच कर रहा है एनायन को, उसकी कुछ पावर है ना कि वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर पा रहा है, तो दैट पावर इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग पावर। ये होगी आपकी कैटायन की। ठीक, द पावर ऑफ द कैटायन टू पोलराइज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एनायन इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। ठीक, और पोलराइजेबिलिटी फिर किसकी होगी? ऑब्वियसली एनायन की, कि कितनी आसानी से वो पोलराइज हो जा रहा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट होने दे रहा है बाय कैटायन। तो हम क्या कहेंगे? टेंडेंसी ऑफ द एनायन या एबिलिटी ऑफ द एनायन टू गेट पोलराइज्ड बाय द कैटायन, वो उसकी पोलराइजेबिलिटी हुई। ठीक, जो आपका डिस्टॉर्शन हो रहा है दैट इज पोलराइजेशन। कौन कर रहा है? कैटायन। तो उसकी पोलराइजिंग पावर किसकी हो रही है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसका डिस्टॉर्ट हो रहा है? एनायन का। तो उसकी पोलराइजेबिलिटी। ये तीन टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, है ना। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा या जितना आसानी से पोलराइजेशन होगा, वहाँ पे कोवेलेंट करेक्टर उस बॉन्ड का सबसे ज़्यादा होगा, या वो मॉलिक्यूल कोवेलेंट नेचर का ज़्यादा होगा। ठीक, अब बात आती है कि कुछ रूल्स हैं, कैसे पता लगेगा कि भाई पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, कि पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, कम है ना। ये सारी चीज़ें कैसे पता लगेगा कि कोवेलेंट नेचर है या नहीं है, या कितना है। तो उसके लिए रूल्स दिए, फैजन ने पूरा कॉन्सेप्ट स्टडी किया है, उसके लिए उन्होंने 4 रूल्स दिए हैं। 4 रूल्स उन कैटायन और एनायन को लेके ही है, वो करते हैं अब डिस्कस। सो फैजन रूल्स 4 रूल्स हैं और बहुत अच्छे से करना क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता ही है। पहला है आपका स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। कहने का मतलब है जितना कैटायन का साइज छोटा होगा, यानी उसका चार्ज एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है ज़्यादा, तो उसके पास पावर ज़्यादा है कि वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आसानी से डिस्टॉर्ट कर सके। ठीक, तो स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन, क्या बोलेंगे हम? मोर इज इट्स पोलराइजिंग पावर। ठीक, एंड क्या आ जाएगा? मोर विल बी द कोवेलेंट करेक्टर। ये जैसे मैं आपको रूल लिख रही हूँ ना, शॉर्ट में लिख रही हूँ, अगर तो आपको MCQs करने हैं, खाली क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो जस्ट आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। लेकिन अगर आपको सब्जेक्टिव टाइप यानी कि एग्जाम में आंसर्स लिखने हैं, तो आपको पूरा प्रॉपर लिखने का तरीका आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ लो और अपनी लैंग्वेज में लिखो। यहाँ जैसे मैंने 2 लाइन शॉर्ट में लिखी, आप इसको इलेबोरेट करके लिख दो। इलेबोरेट मतलब डिटेल में प्रॉपरली एक्सप्लेन करके लिख दो। ठीक, ओके। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, मोर इज इट्स पोलराइजिंग पावर। जितना छोटा कैटायन का साइज होगा, उसका चार्ज एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, वो बड़ी आसानी से किसी एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर सकेगा, उसकी शेप बिगाड़ सकेगा, है ना, पोलराइज कर सकेगा उसे। एंड मोर विल बी द कोवेलेंट नेचर ऑफ दैट मॉलिक्यूल या बॉन्ड, आप जो भी स्टडी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल LiCl एंड KCl 2 मॉलिक्यूल हैं। एनायन तो दोनों में सेम है, कैटायन डिफरेंट है, लिथियम एंड पोटेशियम। किसका साइज छोटा है? लिथियम का। तो यानी लिथियम आपका जो कैटायन है वो इजिली पोलराइज कर पाएगा क्लोरीन एनायन को, है ना, क्लोराइड आयन को, क्लोराइड आयन को। तो लिथियम कैटायन, उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हुई, तो यानी इसका कोवेलेंट नेचर या कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा हुआ। ये क्वेश्चन पता कैसे पूछा जाता है? अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग कोवेलेंट करेक्टर। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन सा मॉलिक्यूल कोवेलेंट आएगा। वहाँ पे कभी भी कोवेलेंट नेचर वाला आपको कोई इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा ना, तुरंत याद करना, फैजन रूल हमें डिसाइड करना है, कैटायन एनायन। ठीक है, जो मैं 4 फैक्टर्स बताने जा रही हूँ वही ध्यान रखना। सेकेंड पार्ट है आपका, देखो अब सिंपल सी चीज़ है, कैटायन जितना छोटा हो उतना वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड चार्ज रहेगा और उतना आसानी से अगले को डिस्टॉर्ट कर पाएगा। और एनायन का उल्टा है, जितना उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होगा वो चार्ज काफ़ी एरिया में फैला हुआ है, कंसंट्रेटेड नहीं है, तो उसके पास अपनी ताकत कम है, उसको कोई भी आके उसकी शेप को बिगाड़ सकता है ना। सो हम क्या कहेंगे? लार्ज साइज ऑफ एनायन।
क्लियर? कैटायन का बिल्कुल अपोजिट, लार्ज साइज ऑफ एनायन, जितना एनायन का साइज बड़ा होगा उतना उसका क्या होगा, मोर इज इट्स पोलराइजेबिलिटी। तो हम क्या कह सकते हैं, लार्जर द साइज ऑफ एनायन मोर इज इट्स पोलराइजेबिलिटी ठीक, मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ दैट बॉन्ड या मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑब्वियसली मॉलिक्यूल के लिए कह रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया लिथियम आयोडाइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड। आपके अकॉर्डिंग कैटायन सब जगह सेम है, एनायन चेंज किया मैंने। कौन सा एनायन बड़ा है, आयोडीन, आयोडाइड आयन, फिर क्लोराइड ब्रोमाइड, फिर सॉरी ब्रोमाइड क्लोराइड एंड फ्लोराइड। तो ऑब्वियसली कोवेलेंट नेचर इसका सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, यहाँ सबसे आसानी से पोलराइजेशन होगी एंड इसका कोवेलेंट नेचर सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इसी में पूछ लिया जाए थोड़ा सा ट्विस्ट करके मेल्टिंग पॉइंट, कि मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड यहाँ क्या होगा। अब आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट किसके ज़्यादा होते हैं, जो आयनिक मॉलिक्यूल्स, आयनिक बॉन्ड्स जहाँ बनते हैं वहाँ। तो यानी कि अगर इसका कोवेलेंट नेचर ज़्यादा है तो इसका आयनिक नेचर कम है, तो और इसका अगर कोवेलेंट नेचर सबसे कम है तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा होगा, आयनिक नेचर। तो यानी अगर इसी क्वेश्चन में मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया जाए तो ट्रेंड उल्टा हो जाएगा, LIF की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ जाएगी। ठीक, तो ये होता है मेन कॉन्सेप्ट को समझना एंड उसको अप्लाई करना, एंड अप्लाइड पार्ट ही एग्जाम में आता है यूजुअली। तो दो फैक्टर्स हो गए। तीसरा फैक्टर है आपका लार्ज चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। ऑब्वियसली कैटायन एनायन का जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी उनकी पावर ज़्यादा होगी, है ना। पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी जितना कैटायन एनायन के चार्ज की वैल्यू होगी। ठीक, एग्जाम्पल हम देखते हैं, और जितना ज़्यादा वो पावर होगी पोलराइजेशन अगेन ज़्यादा होगी एंड कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होगा। NaCl, MgCl2 एंड AlCl3। क्लोराइड आयन आपके देखो बढ़ते जा रहे हैं एक तो। दूसरी चीज़ चार्ज की अगर हम बात करें, यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज है सोडियम पे, यहाँ 2 पॉजिटिव, यहाँ 3 पॉजिटिव। तो क्या ट्रेंड हो गया कोवेलेंट नेचर का, AlCl3 आपका सबसे ज़्यादा कोवेलेंट इन नेचर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद जो चौथा आपका कह सकते हैं इसका रूल है ना, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, यहाँ मैं साथ में ही करा दे रही हूँ, स्पेस नहीं रह गया नीचे, बट साइड में करा दे रही हूँ। सो फोर्थ पॉइंट में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए क्या कहता है रूल, कि दो मॉलिक्यूल लिए मैंने, सपोज कीजिए मैंने KCl या NaCl दोनों में से कोई सा भी ले लिया। ठीक, तो दोनों में से कौन कोवेलेंट नेचर है, किसका कोवेलेंट नेचर है, अब आपको यहाँ डिसाइड करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे मैं बता रही हूँ, वो मॉलिक्यूल जिसकी स्यूडो आप कह सकते हो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि वो उसकी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सी हो, 18 इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो उसके वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में। वो किसके कंपैरिजन में ज़्यादा कोवेलेंट होगा, उनके कंपैरिजन में जिसकी की नॉर्मल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। दोबारा समझाती हूँ मैं, देखो दो केसेस है, एक केस जहाँ आपके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और एक केस जहाँ आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्लियर, ये चीज़ तो क्लियर है। जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, उसे हम कहते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, जस्ट एक टर्म है, यूज हो रही है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इन दोनों में जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपका जो स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला मॉलिक्यूल होगा, या जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में हैं, वो आपका ज़्यादा कोवेलेंट इन नेचर होगा। जैसे कि ये कॉपर एंड सोडियम, इसको जब आप कंपेयर करोगे, सोडियम ऑब्वियसली ठीक है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसकी सिंपल वाली है, एंड कॉपर के केस में स्यूडो वाली है। ठीक, तो ये आपके 4 फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपका मॉलिक्यूल का कोवेलेंट नेचर कितना होगा या कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा। ठीक, सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। कुछ क्वेश्चन करते हैं, वहाँ इससे क्लियर हो जाए, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा ये अप्लाई कैसे करना है। अब जो हमने अभी रूल्स किए ना चारों, उन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है कि ऑब्वियसली चारों में सेम है, कौन ज़्यादा कोवेलेंट इन नेचर है, एंड रीज़न भी अगर पूछा हो तो MCQ फॉर्म में भी आ सकता है एंड दूसरे फॉर्म में भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है AgCl AgI। कैटायन तो सेम है, एनायन डिफरेंट है। अब एनायन में क्या चीज़ हो सकता है, या तो चार्ज का फर्क हो, यहाँ तो चार्ज भी सेम है, Cl नेगेटिव I नेगेटिव, सॉरी, तो क्या चीज़ डिफरेंट हुई, साइज।
दोनों में से क्लोराइड आयन और आयोडाइड आयन में से किसका साइज बड़ा होता है? ऑब्वियसली आयोडाइड आयन का। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन जो आपका सेकंड रूल था क्या था? लार्ज साइज ऑफ एनायन। जितना बड़ा एनायन होगा उतनी इजी से वो क्या हो जाएगा? पोलराइज हो जाएगा, पोलराइजेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे कौन ज़्यादा कोवेलेंट इन नेचर आ गया? ये। ऐसा हो सकता था इसी में अब AgBr AgF भी दे देते, है ना, तो वहाँ आपको एक ट्रेंड आपको क्रिएट करना पड़ता। ICl सपोज करो Br होता तो पहले Br आता, फिर Cl, फिर F। तो इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा BeCl2 MgCl2, एनायन का यहाँ कोई रोल नहीं है। अब बात आई कैटायन की। क्या कैटायन के साइज में फ़र्क है या चार्ज में? दो ही चीज़ है ना। तो आप अगर कैलकुलेट करके देखो, चार्ज नहीं लेकिन साइज में आपके फ़र्क है। बेरिलियम और मैग्नीशियम में से किसका साइज ज़्यादा छोटा है? दोनों में से चार्ज तो दोनों पे सेम है, Be+2 Mg+2। क्या चीज़ देखनी पड़ेगी अब? साइज। साइज अब आप देखो, अगर नॉर्मली जो आप ट्रेंड देखते हो तो अलोंग द पीरियड यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड जाते हुए क्या चेंज होता है? साइज आपका छोटा होता जाता है ना, हमने ये पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे बात आ गई अब एक्सेप्शन की। तो बेरिलियम का साइज आपका छोटा होता है इन कंपेरिजन टू मैग्नीशियम। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पहले की जो वीडियोस है जहाँ हमने ट्रेंड पढ़ा है एटॉमिक साइज का, वहाँ जाके आप थर्ड चैप्टर में पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में वहाँ जाके इसको ज़रूर चेक करें। बताने को मैं अभी भी बता सकती हूँ, बट थोड़ी सी मेहनत करो ताकि कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाएगा, पता भी लग जाएगा। सो बेरिलियम और मैग्नीशियम में से बेरिलियम आपका कैटायन स्मॉल इन साइज है। स्मॉल इन साइज है तो मतलब इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है एंड ये ज़्यादा अच्छे तरीके से एनायन को, यानी कि क्लोराइड जो आपका एनायन से जुड़े हैं उनको पोलराइज कर पाएगा। तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगी। सो अगेन कोवेलेंट नेचर ज़्यादा हुआ जहाँ पे पोलराइजेशन ज़्यादा हुई। ठीक, अब आया तीसरा केस। कैटायन तो देखो यहाँ सेम दिख रहा है, यहाँ पे टिन ही है। क्लोराइड आयंस है चारों के, दोनों साइड चारों चारों। साइज का तो कोई रोल है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन किसका रोल है यहाँ पे? चार्ज। यहाँ पे आपका +2 चार्ज है, यहाँ पे आपका +4 चार्ज है। तो हमने थर्ड जो केस किया हुआ था, लार्ज चार्ज ऑन द कैटायन एंड एनायन, है ना, दोनों में से जिसके ऊपर भी। जैसे यहाँ पे हमने अभी तक तो दोनों केस में साइज की बात की ना, यहाँ पे चार्ज की बात आई। किस पे चार्ज ज़्यादा है? इस पे। तो ऑब्वियसली जिस पे चार्ज ज़्यादा है वो कोवेलेंट इन नेचर। SnCl4 आपका ज़्यादा कोवेलेंट इन नेचर होगा इन कंपेरिजन टू SnCl2। ये एग्जाम में आपको एक्सप्लेन करने प्रॉपर तरीके से आने चाहिए। अब आया CO कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड। इनके केस में भी अगर आप साइज की बात करो, साइज का ही रोल है और कोई चीज़ नहीं है। बाकी सब में एनायन के ऊपर, दोनों के ऊपर 2 नेगेटिव है, चार्ज भी कॉपर के ऊपर भी सेम है। तो और कोई आपका ये कह सकते हो कि फैक्टर नहीं दिख रहा। बट साइज के केस में है एनायन का साइज, सल्फाइड एनायन का साइज कंपैरेटिवली आपके बड़ा है इन कंपेरिजन टू ऑक्साइड आयन। तो ऑब्वियसली कौन ज़्यादा कोवेलेंट होगा? CuS। ठीक, तो हमने यहाँ देखा साइजेस का रोल कि आपके कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, चार्ज हमेशा ज़्यादा होना चाहिए ऑन कैटायन एंड एनायन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक चौथा पॉइंट जो था स्यूडो एंड नॉर्मल वाला, जिसके पास स्यूडो यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, वो ज़्यादा कोवेलेंट इन नेचर होगा। तो यहाँ हमारे कोवेलेंट नेचर, कोवेलेंट कैरेक्टर, ये सारा टॉपिक एंड फिजेन रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मैं बार बार कह रही हूँ उसको ज़रूर पढ़ना अच्छे से। और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा टफ भी नहीं आता है ना, तो इसको ज़रूर पढ़ना। फाइन। सो ये हमारा टॉपिक यहाँ कवर होता है। सो अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स की आपने ऑलरेडी किए हुए हैं, है ना, उसी तरह से कोवेलेंट कंपाउंड्स के हैं बट डिफरेंट है ऑब्वियसली। सबसे पहला पॉइंट आपका आएगा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट आयनिक कंपाउंड्स में तो आपके अलग थे, है ना, सॉलिड स्टेट में यूजुअली। यहाँ पे आपका ऑल द 3 स्टेट्स, तीनों में ही एग्जिस्ट करता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स आपके तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आयनिक कंपाउंड में आपने देखा क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होते थे? आयंस होते थे, उनकी फिक्स्ड अरेंजमेंट है, एक ज्योमेट्रिक पैटर्न है, फिक्स्ड है ना। लेकिन यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड में जो अरेंजमेंट है, ऑब्वियसली दूसरी तरह से अरेंजमेंट है, पैटर्न यहाँ पे भी है, लेकिन मॉलिक्यूल्स होते हैं इंस्टेड ऑफ आयंस। ठीक, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि वहाँ पे क्या होते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। लेकिन यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड में खाली क्या है?
वीक वैन डर वाल फोर्सेस। एंड ऑब्वियसली अगर ये फोर्सेस वीक हैं तो यानी मॉलिक्यूल उतना रिजिड नहीं है, उनके बीच में इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं है, तो उनको आपको मेल्ट कर पाना, बॉयल कर पाना, यानी कि एक तरह से बॉन्ड को ब्रेक करना है ना, तो वो इजी हो जाता है। इसलिए यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लो रहते हैं। उसके बाद बात आई सॉल्युबिलिटी की। आयनिक कंपाउंड्स के केस में क्या था, पोलर मॉलिक्यूल्स होते थे, चार्जेस सेपरेट है, तो पोलर सॉल्वेंट में ही वो इजीली डिसॉल्व हो पाते थे, है ना। यहाँ पे क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये किस में सॉल्व होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये डिसॉल्व हो जाएंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ठीक है, CCl4, यानी कि नॉन पोलर जो आपके सॉल्वेंट्स हैं वो। फिर आपकी बात आती है कंडक्टिविटी की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जब यहाँ पे आयंस नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो नेचुरली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। क्यों नहीं है, बिकॉज देयर आर नो फ्री आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से कंडक्शन हो सके। 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट है उसके बाद डायरेक्शनल नेचर। डायरेक्शनल नेचर एंड आइसोमेरिज्म का जो पॉइंट है साथ में ही है। आपको पता है आयनिक बॉन्ड्स का आपका कोई डायरेक्शनल नेचर नहीं होता था, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स में होता है, आप देख चुके हो, है ना। शेप ऑफ मॉलिक्यूल वहाँ से आपकी डिसाइड हुई, आपने देखा। तो अगर डायरेक्शनल नेचर है तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल रिजिड नहीं है, जो आपके एटम्स या ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंज हो सकते हैं और यहाँ पे आइसोमर्स क्रिएट हो सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयनिक जो आपके कंपाउंड्स हैं वो तो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, लेकिन ये करते हैं, क्यों? तो उसका रीज़न यही है कि इनका डायरेक्शनल नेचर है, डिफरेंट आपके जो अरेंजमेंट्स हैं डायरेक्शन में या स्पेस में वो क्रिएट हो सकती हैं इस केस में, इस वजह से यहाँ आइसोमेरिज्म शो होता है। लास्ट पॉइंट है नॉन आयनिक रिएक्शन। आयनिक कंपाउंड्स के केस में आयनिक रिएक्शंस होती थी एंड कैसी होती थी वो, फास्ट। यहाँ पे आपका स्लो रेट होगा उन रिएक्शन का, कंपैरेटिवली नॉन आयनिक रिएक्शंस हैं तो ऑब्वियसली रेट काफ़ी स्लो होगा इनफैक्ट, ठीक है। तो हमने ये कंपैरेटिव स्टडी की आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हुए। मैंने कंपैरेटिव इसीलिए कराया सो दैट आप लोगों को याद रहे, और कंपैरिजन करते हुए हमें याद करना ना आसान होता है, ठीक। तो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या किया एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फेजन रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, कोवेलेंट नेचर कहाँ से कोवेलेंट नेचर पे ही डिसाइड था ना, और कोवेलेंट कंपाउंड्स की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की। उससे पहले हमने किया था डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना। तो आज के लेक्चर में जितने भी टॉपिक्स थे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो उन टॉपिक्स में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जिसको आप मैं ये कह सकूँ कि इस पर क्वेश्चन आता ना हो। केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर वैसे भी ऐसा है कि नीट के एग्जाम में, कंपटीशन के जितने एग्जाम्स में, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करता है। ऊपर से आज वाले जो टॉपिक्स हैं इसमें तो हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है, डाइपोल मूवमेंट, उसकी एप्लीकेशंस पे, ठीक, पार्शियल कोवेलेंट नेचर, पार्शियल आयनिक नेचर, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, देन हमने क्या किया, फेजन रूल। तो इस पे सब पे क्वेश्चन आता है। तो ये जितने टॉपिक्स हैं इनको बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना एंड कोरिलेट करके पढ़ना। तो टिल देन जितना आपने किया है आज इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। हम फिर मिलेंगे रोज़ इसी तरह इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए, अच्छे से पढ़ते हुए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। एंड यस, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जितना लाइक करोगे, जितना लाइक नहीं कहना चाहिए मुझे, जितना शेयर करोगे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, उतना बाकी लोगों को भी हेल्प होगी। एंड यस, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड रोज़ सुबह सेम टाइम पे केमिस्ट्री पढ़ने आते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।